कमरे में अंधेरा था, अंदर जाते ही खनक के मुंह से चीख निकल जाती है। वह जल्दी से पलटकर जाने ही वाली थी कि रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। वह जल्दी से दरवाजा पीटते हुए सोनाली को आवाज लगाती है, तभी कोई उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। यह महसूस कर खनक डर जाती है और वह जल्दी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन उसे कुछ ही पल में जानी पहचानी खुशबू और स्पर्श का एहसास होता है। वो अपनी लड़खड़ाती जुबान से बोली, आप। अब उसकी आंखों से झरने की तरह आंसू बहने लगते हैं। तभी कमरे की लाइट्स ऑन हो जाती है और रेयांश एक ही झटके में खनक को अपनी तरफ घुमा देता है। खनक अभी भी सुबक रही थी। रेयांश बहुत प्यार से उसके आंसू पोंछता है और उसका मासूम सा छोटा सा चेहरा अपने हाथों में भरकर एक लाइट किस करता है। खनक उसे अपने नाजुक हाथों से हल्का धक्का देती है। इस वक्त रेयांश की पकड़ खनक पर बहुत ढीली थी। वो कुछ इंच खनक से दूर हुआ और उसे देखने लगा। खनक के सब्र का बांध टूटता है और वह हल्के गुस्से में बोली, दूर रहिए मुझसे। आप बहुत बुरे हैं। आपने मुझ पर गुस्सा किया, मुझसे झगड़ा किया और उससे भी दिल नहीं भरा तो आप मुझे छोड़कर चले गए। 2 दिन से ना घर आए ना ही मुझे कॉल किया। आपको क्या पता कितने बुरे बुरे ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे थे। आपको क्या, आपको जो करना है वही करते हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे दिल पर क्या बीतती है। खनक की आंखों में इस वक्त दर्द और आंसू थे। रेयांश ने झटके से उसे खींचकर अपनी बाहों में समा लिया और बहुत ही प्यार से बोला, शी हाँ चुप हो जाओ जान, आई डोंट लाइक टेयर्स इन योर आइज। अब रोना नहीं है, समझी। अब वो खनक से दूर होता है और शिकायती लहजे में बोलता है, ओ मेरी रोतलू बीवी, और कितना रोएगी, बस करो ना। आते ही तुमने शिकायतें स्टार्ट कर दी। जरा नजर घुमाकर एक बार देखो तो मैंने तुम्हारे लिए इतना सब किया, देखकर बताओ तो सही कि तुम्हें अच्छा लगा कि नहीं। अब खनक नजर घुमाकर पूरे कमरे को देखने लगती है। पूरा कमरा व्हाइट एंड रेड रोज से सजाया गया था। बेड पर गुलाब की पंखुड़ियों से एक हॉट शेप बना था और उसके अंदर कसिव में आर के लिखा गया था। सीलिंग पर व्हाइट एंड रेड कलर के बलून लगाए गए थे और बालकनी साइड रेड एंड व्हाइट गुलाब की पंखुड़ियों से बहुत ही खूबसूरती से लिखा था, आई लव यू जान। खनक ये देखकर सरप्राइज हो गई। वह अपना सारा गुस्सा और दुख भूलकर रेयांश से लिपट गई और ऐसा होते ही रेयांश के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने बड़ी ही सेडिक्टिव वॉइस में खनक के कान के पास अपने होठ ले जाते हुए कहा, तुमने बताया नहीं, कैसा लगा तुम्हें। रेयांश की गर्म सांसें उसके कान में पड़ रही थी, जिससे खनक पहले ही सिहर रही थी। ऊपर से इस तरह से बोलने से वह और ज्यादा सिहर गई। उसने किसी तरह खुद की सांसें कंट्रोल की और लड़खड़ाते हुए बोली, ब बहुत ही खूबसूरत है। ये कहते हुए खनक रेयांश से दूर होती है और शर्म से अपना सर नीचे कर लेती है। अब रेयांश खनक का एक हाथ पकड़कर अपने कंधे पर रखता है और दूसरा हाथ अपने हाथों से पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ से उसकी कमर पकड़ अपने करीब कर लेता है। इस वक्त दोनों कपल डांस की पोजीशन में खड़े थे। अब रेयांश अपनी ही वॉइस में एक गाना गाने लगता है, फिल्म कुदरत। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना। रेयांश की वॉइस एक सिंगर की तरह थी, लेकिन उसके एक्सप्रेशन इस वक्त किसी साइको लवर की तरह थे। वो खनक के साथ धीरे धीरे डांस कर रहा था। दोनों बहुत ही खूबसूरती से कपल डांस कर रहे थे। खनक को थोड़ा अजीब तो लगता है, मगर वह खुद को जल्दी ही नॉर्मल कर लेती है और डांस करने लगती है। अब रेयांश अपने आंखों में जुनून लिए आगे गाता है, सुना गम जुदाई का, उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना। रेयांश बहुत ही धीरे धीरे स्टेप ले रहा था। अब खनक अपना सर नीचे कर लेती है क्योंकि उससे रेयांश की इंटेंस नजरें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन रेयांश अपनी एक उंगली उसकी चीन पर रखकर उसका सर ऊपर करता है और उसकी आंखों में देखते हुए आगे की लाइन गाता है, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं, तुम्हें क्या पता ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार। खनक पूरी तरह से सिहर गई थी क्योंकि इस वक्त रेयांश के एक्सप्रेशन काफी जुनून भरे थे। वो खनक को एक ही झटके में अपनी गोद में उठा लेता है और बेड की तरफ बढ़ जाता है। खनक गिरने के डर से रेयांश के गले में अपनी बाहें डाल देती है। रेयांश खनक को बहुत ही प्यार से बेड पर लेटा देता है। खनक इस वक्त डर भी रही थी क्योंकि रेयांश इस वक्त खनक को ऊपर से लेकर नीचे तक अपनी जुनून भरी नजर से देख रहा था।
अब वो खनक के ओवरकोट के बटन को खोलकर उसका ओवरकोट निकल कर फेंक देता है। फिर वह अपने ब्लेजर को निकालकर सोफे पर फेंक देता है और अपने शर्ट के 3 बटन खोलकर खनक के ऊपर आ जाता है। वह खनक के मुलायम होठों को अपने मुंह में भरकर उन्हें सक करने लगता है। खनक की पूरी बॉडी कांपने लगती है। वह एक पल के लिए थोड़ी सहम जाती है, लेकिन रेयांश के प्यार भरे टच से वह भी धीरे धीरे पिघलने लगती है। अब खनक के हाथ अपने आप ही रेयांश के सर पर चले जाते हैं। अब खनक की उंगलियां रेयांश के बालों में चलने लगी। रेयांश खनक के होठों को खींचते हुए स्मूच कर रहा था। अब वह धीरे धीरे वाइल्ड हो रहा था। उसके हाथ खनक की पूरी बॉडी पर चल रहे थे। अब वह खनक की साड़ी का पल्ला उसके सीने से हटा देता है और उसके होठों को छोड़कर धीरे धीरे गले और क्लीवेज पर किस और बाइट करने लगता है, जिससे खनक की सिसकियां निकलने लगती है। अब रेयांश खनक के कपड़ों के ऊपर से ही सीने को प्रेस करने लगता है। वह खनक के गले से लेकर क्लीवेज तक अपने होठ को रब करते हुए अपने हाथ से खनक के ब्लाउज को खोलने लगता है। यह महसूस होते ही खनक रेयांश के हाथ पकड़ लेती है और अपना सर नामे हिलाने लगती है। तो रेयांश अपने हाथ छुड़ाते हुए बहुत ही सिडेक्टिव वॉइस में बोलता है, नो जान, आई वॉन्ट यू वेरी बैडली, यू हैव टू टॉलरेट मी टुनाइट। अब रेयांश खनक से थोड़ा दूर होता है और अपना शर्ट उतार कर फेंक देता है और खनक की साड़ी उतार देता है। खनक शर्म से अपनी आंखें बंद कर लेती है। रेयांश जल्दी जल्दी से दोनों के कपड़े उतार देता है और खनक के ऊपर आते हुए वो ब्लैंकेट लेकर दोनों को कवर कर लेता है। अब वो खनक के होठों और गले पर किस करते हुए उसकी पूरी बॉडी पर अपने हाथ बहुत ही सिडेक्टिव तरीके से घुमा रहा था। वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है और खनक की बेलीपेट पर वेट किस करने लगता है। खनक के मुंह से हल्की हल्की सिसकियां निकल रही थी, जिसे सुनकर रेयांश और भी बहक रहा था। वो अपने दोनों हाथों से खनक के सीने को मसल रहा था। अब वह धीरे धीरे अपने होठों को ऊपर की ओर रब करते हुए लाता है और खनक के एक सीने को अपने मुंह में भर लेता है। अब वह अपने एक हाथ से एक सीने को मसल रहा था और दूसरे को बहुत ही पैशनेट तरीके सक कर रहा था। अब रेयांश काफी एक्साइटेड हो चुका था। वह बारी बारी खनक के दोनों सीने को कभी प्रेस करता कभी सक करता, जिससे वह लाल हो गए थे। अब वह धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है और कुछ ही वक्त में खनक की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और उसकी मुंह से एक चीख निकल जाती है, क्योंकि रेयांश खनक के दोनों पैरों के बीच में अपना चेहरा ले जाकर अपने होठों से उसे प्लेजर दे रहा था। खनक के लिए यह एहसास पहली बार था। वह तड़प उठी। अब रेयांश की पूरी बॉडी गर्म होने लगी, उसका पूरा शरीर अकड़ने लगा। अब वह धीरे से खनक के ऊपर आया और अपने होठ खनक के होठों से जोड़ दिए और बहुत ही पैशन के साथ किस करते हुए वह खनक में समा गया। खनक के मुंह से चीख निकल गई, पर वह उसके मुंह में ही दब गई। अब रेयांश अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर देता है और खनक के नाखून रेयांश के कंधों में चुभ चुके थे, जिससे रेयांश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रात भर दोनों की सिसकियां और भारी सांसों की आवाजें कमरे में गूंजती रही। दोनों ही एक दूसरे की तड़प को महसूस कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों बरसों के बिछड़े आज मिले हो। रात के कई पहर तक दोनों एक दूसरे में खोए रहे। सुबह के 5 बजे रेयांश पूरी तरह सेटिस्फाई होकर खनक को अपनी बाहों में भरे सो गया। सुबह जब उसकी नींद खुली तब खनक उससे लिपट कर बड़ी ही सुकून की नींद ले रही थी। करीब सुबह के 10 बजे रेयांश की नींद खुल चुकी थी। उसे अपने सीने पर गर्म सांसें महसूस हो रही थी। वह अपना सर धीरे से नीचे करता है और देखता है तो खनक किसी बच्चे के जैसे उसके सीने से लिपटे हुए बड़ी ही गहरी नींद में सो रही थी। रेयांश धीरे से नीचे झुककर खनक के माथे पर लाइट किस करता है। तभी उसका फोन बजने लगता है। वह नाइट स्टैंड से जल्दी से अपना फोन उठाता है और साइलेंट कर देता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि खनक की नींद टूटे। वो बहुत ही धीरे से खनक को खुद से दूर करता है और फोन लेकर बालकनी साइड चला जाता है। वो फोन पर कुछ देर बात करने के बाद वो फिर से बेड पर आ जाता है तो देखता है कि खनक ने लात मारकर ब्लैंकेट खुद पर सर हटा लिया था। आधा ब्लैंकेट जमीन पर और आधा बेड पर था। तभी वो बेड पर आता है और खनक को एकटक ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगता है। खनक की नींद जब खुलती है तो रेयांश अपना एक हाथ सर के नीचे रखकर कोहनी से टेक लगाए सोते हुए खनक को एकटक देख रहा था। इस वक्त खनक ने सिर्फ एक शर्ट पहना था जो उसके थाई तक आ रहा था। खनक जब रेयांश को इस तरह खुद को निहारते पाती है तो वह जल्दी से ब्लैंकेट अपने ऊपर कवर करने लगती है, लेकिन तभी रेयांश उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और एक ही झटके में उसके ऊपर आ जाता है। खनक अपना मुंह बनाते हुए बोलती है, हटिए बेशर्म इंसान, आपका मन ही नहीं भरता, आपने रात भर मुझे तंग किया है, अब और नहीं। कहते हुए वह रेयांश की चेस्ट पर अपने नाजुक हाथों से मार रही थी।
खनक आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही रेयांश ने अपने सख्त होठ खनक के नर्म मुलायम होठों पर रख दिए और सॉफ्ट किस करने लगा। करीब 5 मिनट के बाद खनक के निचले होठों को अपने होठों में दबाते हुए खींचकर छोड़ देता है। खनक का चेहरा इस वक्त शर्म से लाल हो गया था। अब रेयांश खनक के ऊपर से हट जाता है और उसकी साइड में लेट जाता है। खनक अब धीरे से बेड पर से उठाती है तो रेयांश बेड से जल्दी से उतर जाता है और खनक को अपनी गोद में ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है और वॉशरूम में आ जाता है। अब दोनों ही हल्के गर्म पानी से भरे बाथटब में बैठे थे। रेयांश ने खनक को अपनी गोद में बिठाया हुआ था। वह अपने हाथों से खनक को नहला रहा था। खनक भी बिना किसी नखरे किए शर्माते हुए नजरें नीचे किए बैठी रहती है। बाथटब में रेड कलर के रेड रोज की पेटल्स थे। रेयांश पानी के साथ कुछ पेटल्स भी अपने हाथों में भरकर खनक की बॉडी पर हल्के हाथों से डाल रहा था। खनक इस वक्त बहुत खुश थी क्योंकि उसका पति उसके साथ था, लेकिन फिर अचानक उसे उनका झगड़ा याद आता है और वह रेयांश की तरफ पलटकर बोलती है, आप 2 दिन तक कहाँ थे? आपने तो कहा था कि मैं अभी घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो आपने मुझे यहाँ कैसे बुला लिया? रेयांश अब खनक के सवाल सुनकर उसे फिर से ठीक से बिठाते हुए बोलता है, जान तुम ये सब भूल नहीं सकती क्या? खनक थोड़ी जोर से बोलती है, नहीं मुझे सब जानना है। आपको पता है मैं कितनी रोई हूं। ऐसा क्या है जो आप मुझे नहीं बता सकते? पीएलएस। ये बोल वह अपना फेस मासूम सा बना लेती है। अब रेयांश ना चाहते हुए भी पिघल जाता है। अब तक दोनों ही नहा चुके थे। रेयांश खनक को वैसे ही अपने गोद में उठाए बाथटब से बाहर निकलता है और अपने हाथों से खनक को बाथरोब पहनता है और खुद अपने कमर पर ए लाइन टॉवल लपेट लेता है और दोनों ही वॉशरूम से बाहर कमरे में आ जाते हैं। वह खनक को अपने गोद में बिठाए बेड पर बैठ जाता है और फिर अपनी सॉफ्ट वॉइस में बोलता है, जान मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था इस तरह तुम्हें घर के अंदर कैद रखना, लेकिन तुम्हें याद है जब तुम किडनैप हुई थी, वह कुछ घंटे मेरे लिए मौत से भी बदतर थे। मेरी सांसें अटक गई थी। तुम मिली तब मेरी जान में जान आई। तुम्हारे मिलने के बाद जब हम वापस घर जा रहे थे तभी कोई हम पर नजर रख रहा था। उसने तुम्हारा चेहरा तो नहीं देखा था, लेकिन वह समझ गया था कि तुम मेरे लिए कितनी खास हो। मेरे किसी एनिमी ने मुझ पर नजर रखवाई थी ताकि वह मेरी कोई कमजोरी ढूंढ सके और मुझ पर वार कर सके। अगर उन लोगों ने तुम्हें देख भी लिया होता तब भी मैं तुम्हें कुछ नहीं होने देता, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता था कि मेरी जान पर किसी और की नजर भी पड़े। बस इसीलिए चाहता था कि मैं जब तक सब कुछ शॉर्ट आउट ना कर दूं तुम्हें उन लोगों की नजर से बचा कर रखूं। बाकी मेरा और कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं तुम्हें कैद करके रखूं। खनक बड़ी ही ध्यान से ये सब सुन रही थी। वह जैसे जैसे ये सब सुन रही थी उसे रेयांश पर और ज्यादा प्यार आ रहा था। वह धीरे से रेयांश के गले में अपनी बाहें डाले हुए बोलती है, आपको पता है नित्या ने मुझे कल रात चैलेंज किया था कि वह आपको मुझसे छीन लेगी। मुझे कुछ वक्त से उसका बिहेवियर बहुत अजीब लग रहा था। वह आपके साथ रहने के मौके ढूंढती थी। रेयांश हल्की सी मुस्कान के साथ शरारती अंदाज में बोलता है, ओह तो मेरी बीवी को जलन हो रही थी। वह ये बात कहते हुए खनक के गाल खींच रहा था। खनक अपने गाल छुड़ाते हुए मुंह बनाकर बोली, नहीं मुझे कोई जलन नहीं हो रही थी। अब वो रेयांश की गोद से उठकर सोफे पर पड़े अपने कपड़े उठाकर सीधे क्लोजेट रूम में चली जाती है। रेयांश उसे जाते हुए देखता है और अपना सरनामे हिला देता है। वह भी अपने कपड़े उठाकर वही चेंज करने लगता है। थोड़ी ही देर में दोनों ही रेडी हो जाते हैं। रेयांश ने इस वक्त ब्लैक कलर की टर्टलेनेक टी शर्ट और ब्लैक जीन्स और ऊपर क्रीम कलर का लॉन्ग ओवरकोट और पैरों में ब्लाइंडर ब्लैक लॉन्ग बूट्स पहने थे। इस लुक में वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वहीं आज खनक ने भी सेम रेयांश की तरह ही पहना। दोनों परफेक्ट कपल लग रहे थे। खनक ने अपने स्ट्रेट लॉन्ग हेयर खुले छोड़ रखे थे। वह अब मुंह बनाते हुए बोली, आपने मुझे अपने जैसे कपड़े क्यों पहनने दिए? हम घर ही तो जा रहे थे। अब रेयांश उसका हाथ पकड़ कॉफी टेबल के पास ले जाते हुए बोला, नहीं हम घूमने जा रहे हैं। खनक एक्साइटेड होते हुए बोली, क्या? हम घूमने जा रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं? तभी रेयांश और वह दोनों सोफे पर बैठ गए थे और रेयांश अपने हाथों से ब्रेकफास्ट सर्व कर रहा था। वह शांत लहजे में बोला, ग्रीन वैली। ये सुनकर खनक बहुत खुश हो जाती है। वह रेयांश को गले लगा लेती है। अब रेयांश उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। दोनों ही ब्रेकफास्ट खत्म कर रिसोर्ट से निकल चुके थे। कुछ ही देर में वह लोग एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर आ जाते हैं। इस वक्त ठंड की वजह से ज्यादा भीड़ नहीं थी। बहुत ही सुंदर व्यू था। सुंदर पहाड़ जो ग्रीन कलर के थे, खुशनुमा वेदर था। रेयांश हर जगह को दिखाते हुए खनक को उस जगह की खासियत बता रहा था और खनक भी बहुत ध्यान से सारी बातें सुन रही थी।
अब धीरे धीरे ऐसे ही घूमते हुए शाम के लगभग 5 बजे बज गए। अब दोनों ही एक पहाड़ी के पास खड़े थे जहां रेयांश खनक को वहां के नेचुरल नज़ारे दिखाते हुए सब बता रहा था। तभी उसके फोन पर एक कॉल आया और वो खनक को वहीं रहने को बोल आगे की तरफ चला जाता है। वो रेलिंग के पास आकर अपने फोन पर बात करने लगता है। खनक इस वक्त वहां का नजारा एंजॉय कर रही थी। रेयांश ने पहले ही सिक्योरिटी का इंतजाम कर रखा था, इसलिए कुछ बॉडीगार्ड सिविल ड्रेस में उनके आसपास ही थे। कुछ दूरी पर शिवांश भी था। जब खनक नज़ारे देखने में बिजी थी तब उसे एक जानी पहचानी आवाज आती है, हे हाय खनक। खनक जब देखती है तो एक लड़की थी जो काफी फैशनेबल कपड़े पहने खड़ी थी। हाथों में चूड़ा था और मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और मुंह पर दुनिया भर का मेकअप पोता हुआ था। खनक उस लड़की को देखकर तुरंत ही चौंकते हुए बोली, कल्पना दीदी आप यहाँ। कल्पना भी थोड़ी हैरानी से बोलती है, यही तो मैं पूछ रही हूँ कि तुम ये क्या कर रही हो। खनक उसके सवाल से झेप जाती है। वह सोचती है कि आखिर वह क्या जवाब दे, लेकिन वह बात पलटते हुए बोलती है, अरे मैं तो ऐसे ही। आप ये बताइए, आपकी शादी हो गई, आप हनीमून पर आए हैं क्या। अब कल्पना शो ऑफ करते हुए बोली, अरे नहीं, हनीमून तो कब का खत्म हो गया, हम तो सिर्फ यहाँ घूमने आए थे। वह क्या है नामे, और मेरे पति यही शिमला में रहते हैं। तुझे पता है मेरे पति यहाँ की सबसे बड़ी 5 स्टार होटल के मैनेजर है। राजीव सिंघानिया की होटल है। वह बहुत बड़े लोग हैं और मेरे पति को तो पर्सनली जानते हैं। वैसे तुम ये किसके साथ आए हो। अब खनक के पास कोई जवाब नहीं था। कल्पना थोड़ी ध्यान से देखती है तो उसे खनक के गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर नजर आता है। वह जल्दी से बोली, ओ तुम अपने पति के साथ आए हो क्या। तुम्हारी शादी हो गई। क्या करते हैं तुम्हारे पति। क्या यही रहती हो। कहाँ नौकरी करते हैं तुम्हारे पति। इतने सारे सवाल सुनकर खनक कंफ्यूज हो जाती है। आखिर वह क्या बोले। अब उसकी नजर बार बार रेयांश की तरफ जा रही थी जो कि थोड़े दूर उसकी तरफ पीठ करे अभी भी फोन पर बात कर रहा था। अब जब कल्पना खनक को उस तरफ देखते हुए देख लेती है तो उसको एक गलतफहमी हो जाती है, क्योंकि रेयांश के साइड में थोड़े दूर ही एक 35 साल का आदमी जो उन लोगों की तरफ मुंह करे खड़ा था और अपने फोन में बिजी था। उसकी हाइट लगभग 5 फीट 6 इंच होगी, रंग गोरा और शरीर एकदम गोल मटोल। अब कल्पना ने ना आव देखा ना ताव, वह सीधे भागते हुए उस आदमी की तरफ जाने लगी। इससे पहले ही खनक रेयांश के पास थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई। लेकिन कल्पना तो कल्पना थी। वह बिना सोचे समझे ही उस आदमी के पास जाकर बोलने लगी, हेलो जीजू कैसे हैं आप। वह आदमी अपने मोबाइल से सर निकालकर उसे कंफ्यूजन से देखने लगा, फिर बोला, कौन जीजू। किसका जीजू। कल्पना भी अपने बड़बोलेपन से मजबूर जल्दी से बोली, और कौन। आप मेरे जीजू। तभी वह आदमी कंफ्यूज होते हुए बोला, मैं आपको पहचानता भी नहीं और मैं आपका जीजू कैसे हो गया। अब कल्पना से रहा नहीं गया। वह खनक को आवाज लगाती है, खनक जल्दी आओ ना, यह मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। अब जब रेयांश के कानों में खनक का नाम पड़ता है वो जल्दी से सामने वाले को बोलता है, जैसा कहा है वैसा हो जाना चाहिए, मैं बाद में बात करता हूँ। अब रेयांश पीछे पलट जाता है तो खनक उसके आगे थोड़ी दूर खड़ी थी जो उसकी तरफ पीठ किए थी। खनक कल्पना को आंखें फाड़े देख रही थी। कल्पना वही नहीं रुकी, वो उस आदमी को बोली, आप मुझे नहीं पहचानते ठीक है, लेकिन अपनी बीवी को तो पहचानते होंगे ना। वह आदमी फिर बोला, किसकी बात कर रही हो आप। तभी कल्पना जल्दी से खनक की तरफ पॉइंट करके बोली, ये खनक आपकी बीवी। यह सुनते ही रेयांश का पारा हाई हो जाता है। वह लंबे कदमों से खनक के करीब जाता है और खनक को पीछे से ही अपने बाहों में भर लेता है और बहुत ही कड़क आवाज में बोलता है, यह मेरी बीवी है। एंड हाउ डरे यू स्पीक लाइक दैट। हु द हेल आर यू। कल्पना का ध्यान अब जाकर रेयांश पर पड़ता है और वह हैरान होते हुए फटी आंखों से दोनों को ही देख रही थी। अपने सामने इतने हैंडसम आदमी को देखकर कल्पना की हवाएं उड़ी हुई थी। वह आंखें फाड़े रेयांश को देख रही थी। वही खनक अभी भी रेयांश की बाहों में थी, उसे शर्म आ रही थी। वहां ज्यादा भीड़ तो नहीं थी, फिर भी खनक एक शर्मीली लड़की थी। ऊपर से सामने कल्पना खड़ी देख रही थी जो उसकी बड़ी बहन की तरह थी। वह आदमी जब रेयांश को देखता है तो उसका कोल्ड ऑरा देखकर ही घबरा गया था। वह कब का वहां से भाग गया था। खनक धीमी आवाज में रेयांश से बोली, छोड़िए ना, ये क्या कर रहे हैं, सब हमें ही देख रहे हैं। रेयांश अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, सो वॉट, यू आर माई वाइफ। लेकिन जब वह खनक को अनकंफर्टेबल होते देखता है तो वह उससे धीरे से थोड़ा अलग होता है, लेकिन वह खनक के एक हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां इंटरवाइंड करके हाथ पकड़े रखता है। अब कल्पना अपने धीमे कदमों से उन लोगों की तरफ बढ़ती है। तभी कल्पना का पति अंकित भी वहां आ जाता है।
कल्पना अपनी धीमी आवाज में बोली, ये तुम्हारे पति है। खनक अपना सर हाँ में हिला देती है। अंकित जो अभी अभी आया था वह रेयांश को देखकर शॉक हो चुका था। वह हड़बड़ाते हुए रेयांश से बोला, सर आप यहाँ? मेरा मतलब मैंने आपको सिर्फ मैगजीन के कवर पेज पर देखा है, कभी भी आपसे रूबरू मुलाकात नहीं हुई। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं द रेयांश सिंघानिया को अपने सामने देख पा रहा हूँ, वरना हमारी इतनी औकात कहाँ। ये वह लगभग चापलूसी करने के अंदाज से बोल रहा था और अपना हाथ बढ़ा देता है हाथ मिलाने के लिए। रेयांश उसे इस तरह से देख रहा था जैसे उसने कोई जोकर देख लिया हो। वो अभी भी एटीट्यूड से खड़ा था, अपना हाथ नहीं बढ़ता। ये देख अंकित झेप जाता है। वो जल्दी से अपना हाथ पीछे ले लेता है, लेकिन खनक इस ऑकवर्ड सिचुएशन को संभालते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करती है और बोलती है, नमस्ते जीजू, मेरा नाम खनक है, मैं कल्पना दीदी की छोटी बहन हूं, मैं आपकी शादी में नहीं आ पाई थी। अंकित अभी भी अपनी चापलूसी भरे अंदाज में ही बोलता है, अरे कोई बात नहीं, लेकिन हम आपको हमारी शादी की सालगिरह पर जरूर बुलाएंगे। रेयांश कब से यह नाटक देख रहा था। अब वह दूर खड़े शिवांश को एक इशारा करता है। शिवांश अपने बॉस का इशारा समझ जल्दी से सभी बॉडीगार्ड्स को इन्फॉर्म करता है और अब रेयांश खनक को एक झटके में अपनी गोद में ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है और अपनी कोल्ड वॉइस में बोलता है, कोई जरूरत नहीं है ये सब रिश्तेदारी निभाने की, अब हमें घर निकलना चाहिए। खनक अचानक ये होने से चौंक गई। वह गिरने के डर से अपने हाथ रेयांश के गले में डाल देती है और नाराजगी से रेयांश को देखने लगती है, लेकिन रेयांश अपना कोल्ड ऑरा लिए आगे की तरफ देखते हुए अपने लंबे कदमों से आगे बढ़ रहा था। ये सब इतना अचानक हुआ कि कल्पना और अंकित तो कुछ समझ ही नहीं पाए। वह दोनों अपनी आंखें फाड़े बस देखते ही रह गए। अब अंकित कल्पना से बोला, ये लड़की कौन थी? कल्पना बोली, आप सुनीता बुआ को तो जानते हैं ना, यह उनके देवर की बेटी है। खनक, लेकिन मेरी यह समझ नहीं आता कि उसकी शादी इतने बड़े खानदान में हुई कैसे। वैसे आप तो बोल रहे थे कि आप सिंघानिया खानदान के सभी लोगों को बहुत अच्छे से जानते हो, तो फिर? अंकित आंखों में चमक लिए बोलता है, अरे यही है मेन सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक, और यहाँ तक कि यह एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन है। इनकी पहुंच के आगे सब फेल है, लेकिन ये समझ नहीं आया कि वह यहाँ क्या कर रहे थे, वह भी आम लोगों की तरह। कल्पना अपनी जलन भरी आवाज में बोली, ये खनक गवार की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो गई, मुझे एक बार मोनिका और स्वीटी से बात करनी होगी। तभी एक लंबा चौड़ा आदमी अंकित के पास आता है और उसे धमकी भरे लहजे में बोलता है, अगर बॉस की शादी की खबरें तुमने बाहर फैलाई तो याद रखना बर्बाद हो जाओगे, इतना ही नहीं जान से भी जाओगे। अंकित अपनी घबराई आंखों से उस आदमी को देखते हुए हाँ में गर्दन हिला देता है और वह आदमी वहां से चला जाता है। अब अंकित कल्पना से नाराजगी भरे लहजे में बोला, सुना तुमने, अब अपनी कैची जैसी जुबान बंद रखना। कल्पना ये सुन अपनी आंखें दिखाते हुए वहां से निकल जाती है और पीछे पीछे अंकित भी चला जाता है। इधर कार में खनक अपना मुंह फुलाए हुए बैठी थी और रेयांश उसे अपनी बाहों में भरे बैठा था। दोनों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हो रही थी। रेयांश भी अपने मोबाइल में देख रहा था। इधर वीएस मैंशन में रिया अपने कमरे में अपना सामान पैक कर रही थी और रूही भी उसकी हेल्प कर रही थी। रूही बोली, यार रुक जाना, अभी तो हम लोग का घूमना स्टार्ट हुआ था और तू जा रही है। तू मायूस मत हो, मैं मोक्ष भाई से बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी, देखना वो तुम्हारी फीलिंग्स जरूर समझेंगे। रिया अपनी भरी आवाज में बोली, नहीं रूही पीएलएस, तुम उनसे कोई बात नहीं करोगी। मैं नहीं चाहती कि उन्हें लगे मैं ये सब सबको बताती फिरती हूँ और दूसरों को उन्हें समझाने भेजती रहती हूँ। वह वैसे भी मुझे बच्ची समझते हैं, इसके बाद वह मुझे और चाइल्डिश समझने लगेंगे। और वैसे भी कोई फायदा नहीं, वो मुझे सिर्फ अपनी दोस्त समझते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तभी रूही बोली, तुम भी कमाल की हो यार, मुझे आज ही सब कुछ बताया, पहले बताती तो इतना सब नहीं होता। मुझे तो लगा था कि तुझे सिर्फ क्रश है, लाइक रेयांश भाई पर था। मुझे पता होता कि तू सच में मोक्ष भाई से प्यार करती है तो मैं जरूर तेरे लिए कुछ न कुछ करती। रिया मायूसी से हल्की मुस्कान देते हुए बोली, थैंक्स मेरी प्यारी दोस्त, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मेरा प्यार सच्चा होगा तो एक ना एक दिन उन्हें जरूर रियलाइज होगा। तू फिक्र मत कर, मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, और वैसे भी कॉलेज जाना है, इम्पोर्टेंट काम है। अब तक पैकिंग हो चुकी थी। रूही रिया को हक करती है और अपनी आंखें में हल्के आंसू लिए बोलती है, ठीक है चलो, तुम्हारी फ्लाइट का टाइम हो गया है, रेहान भी आ चुका है। अब दोनों ही बाइक्स लेकर बाहर आते हैं। जब वो लिविंग एरिया में आते हैं तभी मोक्ष बाहर से आ रहा था और सामने रिया को बाइक्स के साथ देखकर हैरान होता है।
अब वो जल्दी से उन लोगों के पास आता है और हैरानी से बोलता है, रिया तुम कहाँ जा रही हो? और यह सामान? रिया कुछ नहीं बोलती लेकिन रूही तुरंत बोलती है, वो वापस दिल्ली जा रही है। अब मोक्ष बोलता है, अरे तो 1-2 दिन रुक जाती, हम भी 1-2 दिन में वापस जा रहे थे, हमारे साथ आ जाती। तभी रिया अपनी धीमी आवाज में बोलती है, कोई बात नहीं मी ओबरॉय, मुझे कॉलेज भी जाना है, जरूरी काम है, और वैसे भी मेरी फ्लाइट की टिकट बुक हो चुकी है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं चली जाऊंगी। मोक्ष को रिया का इस तरह बोलना अच्छा नहीं लगता लेकिन वह ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है। वो फिर से बोलता है, ठीक है चलो मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ। तभी रूही बोली, कोई बात नहीं मोक्ष भाई, मैं और रेहान जा रहे हैं। तभी रिया भी बोली, हाँ रूही सही कह रही है, ये लोग मुझे पिक कर देंगे, आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। अब मोक्ष को थोड़ा गुस्सा आ रहा था क्योंकि रिया किसी अनजान की तरह बिहेव कर रही थी। वो कुछ बोलने ही वाला था तभी नीलिमा जी वहां आ जाती है। रिया नीलिमा जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। नीलिमा जी भी बहुत प्यार से रिया का कंधा पकड़कर उसे रोक लेती है और उसे गले लगाते हुए बोलती है, बच्चियां पैर नहीं छूती बेटा। अब वह अलग होती है और उसके सर पर हाथ फेर कर बोलती है, दोबारा जरूर आना और अपना ख्याल रखना। रिया अपना सर हाँ में हिला देती है। मोक्ष अपने आंखों के कोनों से चुपके से सिर्फ रिया को देखता रहता है। तभी रेहान आता है और बोलता है, चलो चलो फ्लाइट का टाइम हो गया है, गाड़ी तैयार है। अब तीनों ही वहां से निकल जाते हैं। फिर नीलिमा जी भी वहां से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। अब सिर्फ मोक्ष वहां खड़ा था। रिया के जाते ही अब मोक्ष को अजीब सा लग रहा था। उसे अब सुना सुना सा महसूस हो रहा था। खुद को एकदम से अकेला सा महसूस करने लगता है। अब उसे रिया के साथ बिताए सारे पल याद आते हैं जब वह पहली बार रिया से मिला था। रिया उसके लिए कॉफी बनाकर लाई थी और मोक्ष ने उसकी कॉफी की बहुत तारीफ की थी। रिया का मोक्ष की हर छोटी छोटी जरूरत का ध्यान रखना, उसके साथ मस्ती करना सब याद आने लगता है। रिया का खिलखिलाता चेहरा उसके सामने आने लगा। अब मोक्ष अपना सर झटकता है और अपने कमरे में चला जाता है और बहुत ही बेचैनी से अपने सर के बालों को खींचते हुए चिल्लाता है, आ नहीं नहीं नहीं, मेरे दिल में उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक बच्ची है, शायद उसका चुलबुलापन और उसकी चंचलता की वजह से मुझे ज्यादा अच्छी लगने लगी थी, वरना और कोई फीलिंग मेरे दिल में उसके लिए नहीं हो सकती। अब वह घर के बाहर चला जाता है क्योंकि इस वक्त उसे घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इधर दूसरी तरफ नित्या की पा ने बहुत ही सफाई से नित्या को मीडिया से बचते बचाते वीएस मेंशन पहुंचा दिया था। नित्या तब से अपने कमरे के अंदर ही बैठी हुई थी, वो कमरे से बाहर भी नहीं निकली थी। उसने इस बीच कई बार रेयांश को कॉल किया था लेकिन रेयांश ने कोई जवाब नहीं दिया था। उसने बहुत सारे टेक्स्ट मैसेज भी किए थे। वो इस वक्त बहुत ही बुरी कंडीशन में बैठी थी। रोने की वजह से उसकी आंखें लाल थी और चेहरा मुरझा चुका था। वो इस वक्त बेड पर लेटे हुए सीलिंग को घूर रही थी। बीच बीच में बार बार अपना फोन चेक कर रही थी जिसमें कई सारे मैसेज और कॉल्स थे लेकिन उनमें से एक भी रेयांश का नहीं था। इधर दिल्ली में कौशिक विला में अनुराग कौशिक अपने लिविंग हॉल में टीवी पर न्यूज देख रहे थे। पीछे उनका असिस्टेंट खड़ा था। तभी कोई हॉल में एंटर करता है। ये और कोई नहीं तन्मय था। जब अनुराग तन्मय को देखता है तो वह अपनी भारी आवाज में बोला, मैंने तुम्हें कहा था ना कि उस लड़की के साथ अपना रिश्ता सीक्रेट रखना, टाइम आने पर ही रिवील करना, तो फिर यह कैसे हुआ? तन्मय शांत आवाज में बोला, यह कोई हमारा दुश्मन है जिसने वक्त से पहले इस तरह रिवील कर दिया ये सब। मैंने पूरा ख्याल रखा था इस बात का, लेकिन कोई तो था जो हम पर नजर रख रहा था। अनुराग अपनी सख्त आवाज में बोला, हमें जल्द से जल्द ये पता करना होगा कि वह कौन है। हमारे कंपनी के शेयर्स बहुत तेजी से गिर रहे हैं। किसी तरह ये सब कुछ एक साजिश है, ये साबित करना होगा वरना हम रास्ते पर आ जाएंगे। अब तन्मय अपना सर हाँ में हिला देता है। अभी भी उन लोगों के बीच में ये डिस्कशन हो रही थी कि आखिर यह कर कौन सकता है। इधर खनक और रेयांश वापस वीएस मेंशन लौट आए थे। रेयांश खनक को लेकर अपने कमरे में चला जाता है और खनक फ्रेश होने वॉशरूम में चली जाती है। रेयांश अपना मोबाइल चेक करता है तो वह नित्या का आखिरी नोटिफिकेशन देखता है। आई नीड यू प्लीज रेयांश, wherever you are, meet me once. I'm waiting for you at home. मुझे तुम्हारी जरूरत है। प्लीज रेयांश, तुम जहां भी हो एक बार मुझसे मिलो। मैं घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। यह मैसेज पढ़ के रेयांश के चेहरे पर एक इविल स्माइल आ जाती है और वह रिप्लाई करता है, आई एम कमिंग टू योर रूम इन एन आवर। जैसे ही नित्या ये मैसेज पढ़ती है उसके मायूस चेहरे पर खुशी छा जाती है। वह जल्दी से बेड से उठाती है और वार्डरोब से अपने लिए ड्रेस सिलेक्ट करने लगती है।
नित्या जब घड़ी में देखती है तो इस वक्त रात के करीब 9 बजे बज रहे थे। वह सीधे अपने वार्डरोब की तरफ भागती है। नित्या वार्डरोब के लगभग सारे कपड़े देख चुकी थी, लेकिन उसे एक भी पसंद नहीं आ रहा था। तभी वो कुछ सोचती है और वह ब्लैक साड़ी निकालती है। यह वही ब्लैक साड़ी थी जैसी रूही ने खनक को गिफ्ट की थी और चुपके से उसने भी सेम वैसी ही साड़ी अपने लिए खरीद ली थी। वह साड़ी लिए अपने वार्डरोब की तरफ चली जाती है। अब वह किसी तरह साड़ी पहनने की कोशिश करती है, लेकिन वह पहन नहीं पाती। तभी वह अपना मोबाइल निकालकर साड़ी पहनने का ट्यूटोरियल वीडियो इंटरनेट पर देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रेयांश और खनक दोनों ही फ्रेश हो चुके थे। रेयांश ने आज डिनर रूम में ही मंगवा लिया था। दोनों साथ में डिनर कर रहे थे। खनक इस वक्त खाते हुए भी मोबाइल में मुंह डाले बैठी हुई थी। रेयांश जब ये देखता है तो उसके हाथ से फोन लेकर अपनी जेब में डाल देता है और बोला, जान अपना ध्यान खाने पे लगाओ, बाद में फोन देखना। खनक मुंह बना के देखती है, फिर चुपचाप खाने लगती है। इधर नित्या बहुत ही खूबसूरती से साड़ी पहन लेती है और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर तैयार होने लगती है। वो थोड़ी ही देर में बहुत ही खूबसूरती से तैयार हो जाती है। इधर खनक और रेयांश का डिनर खत्म हो चुका था। अब खनक अपने बेड पर बैठी अपने मोबाइल में लगी हुई थी और रेयांश को एक इम्पोर्टेंट कॉल आया था, तो वह बालकनी में जाकर बात कर रहा था। थोड़ी देर में अपना कॉल खत्म कर वो कमरे में आता है तो देखता है खनक अभी भी बेड पर बैठे हुए फोन चला रही थी। रेयांश अपना सरनामे हिलाता है और उसके पास आता है। वो खनक के माथे पर एक लाइट किस करता है और बोलता है, जान मैं कुछ देर में आता हूं, तुम आराम करो। खनक मोबाइल में ही सर घुसाए हाँ में सर हिला देती है। ये देख अब रेयांश थोड़ी सख्त आवाज में बोला, जान तुम्हारा ध्यान कहाँ है। खनक अपना सर अभी भी फोन में घुसाए ही बोली, आप पर ही है। रेयांश अपनी आंखें छोटी करके बोला, ये कैसा मेरी तरफ है। ये कहते हुए वो उसका फोन छीन लेता है और फोन में देखने लगता है। जब वह देखता है तो खनक के फोन में उसे अपना एक पिक्चर दिखता है जिसमें वो फोन पर बात कर रहा था और यह पिक्चर उसके साइड फेस का लिया गया था। रेयांश खनक को देखते हुए बोला, जान ये तुमने कब लिया। तुम मुझसे छुप छुप कर मेरी तस्वीरें लेती हो। खनक अपना चेहरा मासूम सा कर लेती है और नजरें इधर उधर करने लगती है। रेयांश आगे कुछ नहीं बोलता तो वह धीमे से बोलती है, वहाँ आप बहुत हैंडसम लग रहे थे तो मैंने खींच ली आपकी तस्वीर। क्या गलत किया मैंने। ये कहते हुए वह बहुत मासूम लग रही थी। रेयांश के चेहरे पर एक हल्की स्माइल आ जाती है। वह खनक को फोन दे देता है और उसके होठों पर लाइट किस करके कमरे से बाहर चला जाता है। खनक भी अब अपने फोन में स्वाइप करते हुए फोटोज देखने लगती है। रेयांश इस वक्त नित्या के कमरे के बाहर खड़े हुए नॉक करता है। कमरे में नॉक की आवाज सुनकर नित्या जल्दी से डोर खोलती है तो सामने रेयांश खड़ा था, जिसने ग्रे कलर की वी-नेक हाफ स्लीव बॉडी फिटिंग टी शर्ट और ग्रे कलर का लॉन्ग कार्गो ट्रैक पहना था, जिसमें इस वक्त वह बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। नित्या रेयांश को देखकर उसे अंदर आने के लिए साइड हटते हुए रास्ता दे देती है। रेयांश बड़े ही एटीट्यूड से कमरे के अंदर आ जाता है। नित्या भी उसके साथ अंदर आकर रेयांश को अपनी लस्ट भरी नजरों से एक बार देखती है। रेयांश एक नजर कमरे को देखता है, फिर नित्या को देखता है। नित्या अपनी स्वीट वॉइस में बोली, अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे बहुत अकेलापन लग रहा था। तुम्हें पता है किसी ने मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची है। पता नहीं वह कौन है। रेयांश अभी भी चुपचाप खड़ा उसे देख रहा था। नित्या मासूम बनने का नाटक कर रही थी। अब रेयांश तिरछी स्माइल के साथ बोलता है, वैसे तुमने अपने लुक पर मेहनत बहुत ज्यादा की है, लुकिंग ग्रेट। यह सुनकर नित्या की आंखें चमकने लगती है और वह शर्माते हुए बोलती है, थैंक यू सो मच। लेकिन कुछ ही पल में वह हैरान रह जाती है क्योंकि रेयांश बहुत जोर से हंसने लगता है। नित्या कंफ्यूजन होते हुए देखने लगी तो अब रेयांश किसी तरह अपनी हंसी रोकते हुए बोलता है, लुक तो तुमने मेरी बीवी का ठीक ठाक ले ही लिया है, लेकिन फिर भी बहुत सारी कमियां हैं तुम में। इस वक्त नित्या ने बिल्कुल खनक की तरह ही साड़ी पहनी थी। उसी की तरह अपने हेयर स्ट्रेट करके आधे खुले और ऊपर की तरफ क्लचर से टक किए हुए थे और आगे थोड़ी बहुत लटे खुली रखी थी जो सेम खनक की तरह उसके गालों को छू रही थी। चेहरे पर लाइट मेकअप, माथे पे डायमंड बिंदी। नित्या मासूम बनते हुए बोली, रेयांश क्या बोल रहे हो तुम, मुझे लगा तुम्हें साड़ी पसंद है इसलिए। नित्या आगे कुछ बोलती उससे पहले ही रेयांश बोला, वैसे तो मुझे मेरी बीवी के ऊपर सभी टाइप के कपड़े पसंद है, लेकिन वह साड़ी में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है।
अब नित्या थोड़ी चिढ़ रही थी, वह रेयांश के पास जाने लगती है तो रेयांश 2 कदम पीछे हो जाता है और थोड़ा सख्त होकर बोलता है, डोंट यू डरे मिस मित्तल, मुझे छूने की हिम्मत मत करना। नित्या अपनी शकल रोने जैसी बना लेती है और बोलती है, ऐसा क्या है तुम्हारी उस गवार बीवी में जो मुझ में नहीं है, देखो मुझे उससे कहीं ज्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव हूँ। कई सारे लड़के मुझ पर मरते हैं। अब रेयांश उसे ध्यान से ऊपर से लेकर नीचे तक देखने का नाटक करता है और फिर बोलता है, सच में? लेकिन मुझे नहीं लगता। नित्या आंखें फाड़े रेयांश को देख रही थी। अब रेयांश अपनी आंखों में चमक लिए खनक को याद करते हुए बोलता है, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि मैं उसके पीछे किस कदर दीवाना हूं। अब उसके सामने अपने एक हाथ से इशारा करते हुए बेफिक्री से बोलता है, ऐसी खूबसूरती मेरे सामने कई बार आई है, लेकिन मैं उसकी खूबसूरती का दीवाना हूं जो अभी मेरे कमरे में मेरा इंतजार कर रही है। तुम्हें पता है उसकी खासियत क्या है? अब रेयांश आंखों में थोड़ी चमक लिए बोलता है, उफ, उसकी आंखें, उसके होठ, उसके बाल, और सबसे ज्यादा मुझे उसकी पलकें पसंद है। मेरे छूने से उसका सिहरना, शर्मान, डरना, और जब वह शर्माते हुए या डरते हुए बात करती है तब उसका हकलाना, हाय, पागल कर देती है ये लड़की। फिर वह आगे बोला, जब वह गुस्सा होती है तब भी वह किसी मासूम से बच्चे जैसे लगती है। उसकी छोटी छोटी शिकायतें, उफ। अब वह अपना एक हाथ अपने बालों पर फिराते हुए शरारती अंदाज में बोलता है, बेड पर तो कुछ ज्यादा ही शर्माती है। ये बात उसने काफी धीमे और नित्या के कान के पास जाकर बोली थी। अब वह खुद से ही बात करने का नाटक करते हुए बोला, उफ, उसका ख्याल ही मुझे तो सिड्यूस कर देता है। फिर वह नित्या के सामने थोड़ा सनकी तरीके से बोलता है, अब जरा सोचो, जो लड़की मुझे खुद के ख्यालों से ही सिड्यूस कर सकती है वह मेरे सामने हो तो क्या क्या नहीं कर सकती। अब रेयांश बेहद सनकी तरीके से आंखें छोटी करते हुए बोलता है, वह सिर्फ मेरा प्यार ही नहीं मेरा जुनून है, मेरा पागलपन है, मेरा ऑब्सेशन है, मेरी दीवानगी, मेरा नशा, मेरी सनक, मेरी लत है, जान है वह मेरी। और अगर किसी ने उसे मुझसे छीनने की कोशिश भी की तो मैं उसे तबाह और बर्बाद कर दूंगा, उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तुम्हारी यह बर्बादी तो सिर्फ एक ट्रेलर है। ये कहते हुए वह साइको की तरह स्माइल करता है। अब नित्या हैरानी से उसे देखते हुए बोलती है, ये सब तुमने? रेयांश एक क्रीपी स्माइल के साथ बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना लोगी और मैं बन भी जाऊंगा? तुमने मुझे कम आंकने की गलती की है मिस मित्तल, मैं क्या चीज हूं तुम जानती भी नहीं। अब वह सीरियस लुक देते हुए थोड़ी सख्त आवाज में बोलता है, मॉल में मेरी बीवी को किडनैप करवाने का प्लान तुम्हारा था और यह बात मैं उसी दिन जान गया था। जी तो करता था कि उसी दिन तुम्हें मार दूं, लेकिन तुम्हारे पार्टनर को भी तो सबक सिखाना था ना। अब दोनों बर्बाद लोग मिलकर खेलना एक दूसरे के साथ किडनैपिंग किडनैपिंग। अब नित्या अपनी आंखों में आंसू लिए रेयांश को बोलती है, प्लीज रेयांश मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, उस खनक से भी ज्यादा, प्लीज एक चांस दे दो, मैं वादा करती हूँ तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। ये कहते हुए वह रेयांश का हाथ पकड़ती है तो रेयांश एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लेता है और वह चिल्लाते हुए बोलता है, हाउ डरे यू टच मी, घिन आती है मुझे तुम्हारी छुअन से। ये कहते हुए वह नित्या को झटक देता है और पास में ही पड़े टिश्यू स्टैंड से एक टिश्यू लेकर अपना हाथ रगड़ रगड़ कर साफ करने लगता है। अब उससे रहा नहीं जाता, वह खुद से ही बोलता है, जान आई नीड यू, सिर्फ तुम्हारी छुअन से ही यह साफ होगा। और यह बोलते ही वह जल्दी से वहां से बाहर निकल जाता है। नित्या ये सब देख और सुनकर धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है और बहुत ही जोर जोर से अपना चेहरा अपने हाथों में भरे रोने लगती है। इधर दूसरी तरफ खनक बेड पर एक साइड करवट लेकर सो रही थी। रेयांश रूम में आता है तो वह खनक को सोते हुए पाता है, इसलिए वह सीधा वॉशरूम में चला जाता है। वह इस वक्त अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए शावर के नीचे खड़ा था। थोड़ी देर बाद वह बाथरोब पहने बाहर आता है और ऐसे ही बेड पर खनक की साइड में लेट जाता है। वह जब साइड में देखता है तो खनक उसकी तरफ पीठ किए करवट लिए सो रही थी। इस वक्त उसके दिमाग का पारा हाई था, उसे खनक का इस तरह उससे दूर और उसकी तरफ पीठ किए सोना बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह झटके से खनक को पीछे से ही अपनी बाहों में खींच लेता है। खनक की पीठ उसके सीने से लग जाती है। इतने फास्ट मूव से खनक की नींद खुल जाती है, वह पहले ही कच्ची नींद में थी। रेयांश उसकी गर्दन में अपना मुंह घुसते हुए एक लंबी सांस अंदर लेते हुए उसकी स्मेल अपने अंदर समाने लगता है। ये हरकत वह किसी साइको की तरह कर रहा था जिससे खनक सिहर जाती है।
खनक डर से हकलाते हुए बोलती है, क्या 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 हुआ है आपको? ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? मुझे डर लग रहा है। अब रेयांश उसे अपनी तरफ पलटता है और अपनी नाक और होठों को बहुत ही सेडिक्टिव तरीके से उसके गाल और गले पर रब करने लगता है। उसके दोनों हाथ खनक के पूरे बदन पर बहुत ही सेडिक्टिव तरीके से चल रहे थे। खनक अपनी सांसों को कंट्रोल करने लगती है। तभी रेयांश की सेडिक्टिव वॉइस उसके कानों में पड़ती है और रेयांश की यह बात सुन खनक के होश उड़ जाते हैं। रेयांश अपनी सेडिक्टिव वॉइस में खनक के कान के पास अपने होठ ले जाकर बोला, जान एक किस करो ना। ये बात बोलते हुए रेयांश के होठ खनक के कान को छू रहे थे। रेयांश की यह बात सुनकर खनक के होश उड़ जाते हैं। खनक का चेहरा डर और शर्म से लाल हो चुका था। रेयांश जब अपनी नजरें उठाकर देखता है तो वह समझ जाता है कि खनक डर रही है। वह अपना वह हाथ उसके आगे बढ़ा देता है जो नित्या ने पकड़ा था और बोलता है, यहाँ किस करो ना। खनक जब देखती है कि रेयांश उसे अपनी हथेली पर किस करने के लिए बोल रहा है तो उसे थोड़ी सी राहत मिलती है। अब वह रेयांश के उस हाथ को पकड़कर उसकी हथेली के दोनों साइड किस करती है। रेयांश अपनी आंखें बंद करे महसूस करने लगता है। जैसे ही उसे खनक के होठों का टच महसूस नहीं होता वह तुरंत आंखें खोल देता है और बेचैनी से बोलता है, तुम रुक क्यों गई जान? मुझे और भी चाहिए। रेयांश की ऐसी हरकत से खनक कंफ्यूज हो जाती है। वह सोचती है कि आखिर रेयांश को हुआ क्या है। लेकिन फिर वह अपनी सोच को साइड में रखती है और फिर से उसकी हथेली को चूमने लगती है। करीब 15 मिनट बाद रेयांश अपनी आंखें खोलता है और खनक को पकड़कर अपने ऊपर कर लेता है। खनक अब रेयांश की तरफ देखती है तो वह उसकी आंखों में ही देख रहा था। यह देखकर खनक अपनी नजरें नीचे कर लेती है। यह देखकर रेयांश खनक का क्यूट सा फेस अपने हाथों में भरकर उसके होठों पर किस करने लगता है। इस तरह अचानक किस की वजह से खनक हड़बड़ा जाती है। वह खुद को दूर करने की कोशिश करती है तो रेयांश बिना किस ब्रेक किए पलटकर खनक को अपने नीचे कर लेता है। रेयांश खनक के निचले होठ को अपने दोनों होठों में दबाए हुए सक कर रहा था। इस वक्त उसके हाथ बहुत ही सेडिक्टिवली खनक के बदन पर चल रहे थे। आज की छुअन खनक को रोज से थोड़ी अलग लग रही थी। आज रेयांश किसी साइको आशिक की तरह खनक के साथ बिहेव कर रहा था। वह किस करते हुए ही खनक की नाइटी के स्ट्रिप्स कंधे से नीचे उतार रहा था। खनक के हाथ इस वक्त रेयांश की चेस्ट पर थे। अब रेयांश खनक के होठों को छोड़कर उसके गले और क्लीवेज को बुरी तरह से लिक और बाइट कर रहा था। कुछ ही देर में अचानक ही चर्रा की आवाज के साथ खनक की नाइटी 2 टुकड़ों में फटकर रेयांश के हाथ में थी। यह देखकर खनक जल्दी से अपने हाथों से अपना चेस्ट छुपाने लगी क्योंकि इस वक्त उसने अपर इनरवियर नहीं पहना था। रेयांश अपने हाथों में पकड़े फटे हुए कपड़े को एक नजर देखकर जमीन पर फेंक देता है और तुरंत ही अपने बाथरोब की नोट खोलकर बाथरोब निकलकर बहुत ही बेदर्दी से जमीन पर फेंक देता है। इस वक्त रेयांश अपनी लस्ट भरी नजरों से खनक को निहारते हुए उसके दोनों हाथ अपने एक हाथ से मजबूती से पकड़कर ऊपर की तरफ कर देता है और बहुत ही मदहोशी में हस्की वॉइस में बोलता है, दिस इज ऑल माइन, यू कांट हाइड इट। गेट रेडी फॉर द मोस्ट एक्साइटिंग राइड एवर बेबी। ये सब मेरा है, तुम इसे छिपा नहीं सकती। अब तक की सबसे रोमांचक राइड के लिए तैयार हो जाओ बेबी। ये सुनते ही खनक शर्म और डर से अपनी आंखें भींच लेती है। अब रेयांश अपने एक हाथ से खनक के एक उभार को मसल रहा था और दूसरे उभार को अपने मुंह में भरशक कर रहा था, जिससे खनक के मुंह से लगातार सिसकियां और आहें निकल रही थी, जिसे सुनकर रेयांश और वाइल्ड होने लगता है। अब रेयांश धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है और खनक की पेट पर और नेवल पर वेट किस और बाइट कर रहा था। अब तक उसने खनक के बदन के हर हिस्से पर किस और बाइट कर रखा था। खनक बहुत ही मुश्किल से सब बर्दाश्त कर रही थी। पहले रेयांश इतना वाइल्ड नहीं हुआ था। अब रेयांश खनक का लोअर इनर निकाल देता है। फिर वह खनक के लोअर रीजन पर अपने होठ रख देता है, जिससे खनक की बहुत ही जोर से आह निकल जाती है। लेकिन रेयांश वहां सक करते हुए प्लेजर दे रहा था। खनक भी बहुत जोर से आहें भरते हुए अपनी कमर हल्की सी ऊपर कर देती है। करीब 20 मिनट बाद रेयांश खनक के ऊपर आया और उसके होठों पर किस करते हुए पोजीशन बनाता है और एक ही झटके में खनक में एंटर करता है, जिससे खनक की चीख निकल जाती है जो उसके मुंह में ही रह जाती है। अब रेयांश उसके होठों को चबाते हुए अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। खनक के दोनों हाथ बेड शीट पर कसे हुए थे। रेयांश अपनी मूवमेंट को जारी रखे हुए खनक के दोनों उभारों को अपने हाथों में लिए मसल रहा था। रेयांश की स्पीड वक्त के साथ और बढ़ती जाती है।
और खनक आज रेयांश से कोई शिकायत नहीं करती, वह जितना हो सके बर्दाश्त करती है। ऐसे ही रात के लगभग 4 बजे, अब तो हम सुबह ही कह सकते हैं। लेकिन रेयांश का अभी भी मन नहीं भरा था। वह अभी भी खनक के साथ वह सब कर रहा था। खनक थक के चूर हो गई थी। अपनी थकी आवाज से वह रेयांश से बोलती है, रेयांश अब छोड़ दीजिए ना, मुझे दर्द भी हो रहा है और नींद भी आ रही है। रेयांश जब खनक के मुंह से अपना नाम सुनता है तो वह रुक जाता है और खनक के गर्दन से अपना चेहरा बाहर लाकर वह खनक को देखते हुए अपनी स्वीट वॉइस में बोला, क्या कहा तुमने जान? खनक अपना मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, यही कि छोड़ दीजिए ना, दर्द हो रहा है और नींद भी आ रही है। रेयांश बेचैनी से बोला, ये नहीं, उससे पहले जो बोली वो फिर से बोलो। खनक अब धीरे से बोलती है, रेयांश। ये सुनकर रेयांश बहुत खुश हो जाता है क्योंकि आज खनक ने पहली बार उसका नाम लिया था। वह खनक के होठों पर एक लाइट किस करता है और बोलता है, बस 10 मिनट और। अब उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। वह स्पीड बढ़ाता है और कुछ 15 मिनट बाद एक आखिरी धक्के के बाद वह शांत हो जाता है। वह खनक के ऊपर ही कुछ देर लेटा रहता है, फिर धीरे से वह खनक के ऊपर से हटकर साइड में लेट जाता है। खनक की आंखें अब भारी होने लगती है। वह जैसे ही पलटने वाली थी, रेयांश उसे एक झटके में अपने सीने से लगा लेता है, उसे अपनी बाहों में भरकर आंखें बंद कर लेता है। खनक भी अब रेयांश के चेस्ट से चिपक कर नींद की आगोश में चली जाती है। अगली सुबह सभी ब्रेकफास्ट टेबल पर थे। आज रेयांश, खनक, मोक्ष, रेहान, रूही और नीलिमा जी, राजीव जी भी थे। दरअसल दादाजी कुछ टाइम के लिए लंदन गए थे। तभी वहां 2 लोगों की एंट्री होती है। ये 2 लोग और कोई नहीं, दादाजी और उनका बड़ा बेटा रोनित सिंघानिया थे। रोनित सिंघानिया रेयांश के पिता थे, लेकिन रेयांश की अपने पिता के साथ कभी नहीं बनी। रूही और रेहान जल्दी से आए, साथ में उनके मोम डैड भी। सभी रोनित जी के आने से खुश थे। तभी थोड़ी ही देर में एक 28 साल की लड़की भी आती है जो दिखने में किसी मॉडल की तरह थी, और वह बड़ी स्टाइल से सबके सामने आती है। इधर खनक कंफ्यूज थी, वह भी सबके साथ जाने ही वाली थी कि रेयांश ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और अपनी गर्दन नामे हिला के मना कर दिया। अब सभी मिलकर डाइनिंग टेबल पर आते हैं और अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं। दादाजी भी अपनी हेड चेयर पर बैठ जाते हैं। रोनित जी मोक्ष की बगल वाली सीट पर बैठ जाते हैं और वह लड़की भी रोनित जी के साइड वाली चेयर पर बैठ जाती है। लगभग सभी लोगों को अंदाजा हो गया था, इसलिए कोई कुछ नहीं पूछता। सभी अपना अपना ब्रेकफास्ट खत्म करते हैं। तभी दादाजी सभी को लिविंग एरिया में इकट्ठा होने को बोलते हैं। थोड़ी ही देर में सभी लोग लिविंग एरिया में बैठे थे। तभी दादाजी रोनित जी को बोलते हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, तुम्हारे बेटे और मेरे पोते ने शादी कर ली है। अब वह खनक को दिखाते हुए बोले, ये हमारे रेयांश की पत्नी है। खनक जब ये सुनती है तो उसे अंदाजा हो जाता है कि यह रेयांश के पिता है। खनक एक नजर रेयांश को देखती है, फिर वह अपनी जगह से उठकर अपने सर पर पल्ला रख लेती है और रोनित जी के पैर छूती है। लेकिन रोनित जी को इससे कोई मतलब नहीं था, वह बेमन से ही बोल देते हैं, खुश रहो। जब रेयांश ये देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, पर वह चेहरे पर कोई भाव नहीं लाता। वो थोड़ी स्वीट वॉइस में बोलता है, जान अब तुम कमरे में जाओ, आज दोपहर को हमें दिल्ली वापस जाना है, पैकिंग कर लो। खनक भी रेयांश की तरफ देखकर हाँ में सिर हिला देती है। तभी रूही भी उसके साथ जाने को बोलती है। तभी नीलिमा जी दोनों को बोलती है, चलो मैं भी तुम लोगों की हेल्प कर देती हूँ। अब वह तीनों ही वहां से निकल जाती है। अब वहां सभी मर्द ही रहते हैं क्योंकि वो लड़की भी ऑलरेडी उसके लिए तैयार किए गए कमरे में चली गई थी। अब रोनित जी रेयांश को नॉर्मल वॉइस में बोलते हैं, तुमने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं कि तुम शादी कर रहे हो। क्या हमारे रिश्ते इतने बिगड़ चुके हैं कि तुम बताना भी जरूरी नहीं समझते? अब रेयांश भी अपनी ठंडी आवाज में बोला, क्यों आपने मुझसे पूछा था जब आपने मेरी शादी बचपन में ही तय कर दी थी मिस मित्तल के साथ, और आपने भी तो नहीं बताया कि आप इस उम्र में भी 5वीं शादी करने वाले हैं। अब रोनित जी हल्के गुस्से में बोले, मत भूलो मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे तुमसे इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी रेयांश अपनी ठंडी आवाज में ही बोला, यही तो अफसोस है कि आप मेरे बाप हैं, इसीलिए ये बर्दाश्त कर रहा हूँ। अब रोनित जी अपनी भारी आवाज में बोले, बहुत हो गया रेयांश, तुम इस तरीके से मुझसे बात नहीं कर सकते, और तुम्हें लगता है कि मैं उस लड़की को अपनी बहू मानूंगा? कभी नहीं। वो दिखने में ही कितनी लो स्टैंडर्ड लग रही है, उसका और तुम्हारा कोई मेल नहीं है। अब रेयांश एक कड़वी मुस्कान के साथ बोलता है, आपने भी तो मेरी मोम के मरने के बाद 3 शादियां की हाई क्लास लड़कियों के साथ, एक भी तो नहीं टिकी।
अब रोनित जी गुस्से में आग बबूला होकर बोले, वो आगे कुछ बोलते उससे पहले ही दादाजी अपनी भारी आवाज में बोले, बस करो रोनित, मैंने तुम्हें अपने पोते की खुशियों में शामिल होने के लिए बुलाया था, ना कि पुराने जख्मों को याद दिलाने के लिए। अब बस करो तुम दोनों। तभी राजीव जी बोले, हाँ भाई, खनक एक बहुत ही अच्छी और प्यारी बच्ची है, हमारे रेयांश से प्यार भी करती है और हमारा रेयांश को उस पर जान छिड़कता है, वो हमेशा रेयांश को खुश रखेगी। राजीव जी की बात सुनकर रोनित जी अपने कोल्ड आवाज में बोले, अगर तुम्हारे बेटे ने किसी सड़क छाप लड़की से शादी कर ली होती तो क्या होता? अब रेयांश अपना आपा खो देता है। वो अपनी सख्त आवाज में बोला, बहुत हो गया मी सिंघानिया, मैं अपनी बीवी के बारे एक और उल्टे सीधे शब्द नहीं सुनूंगा। वो कोई आम लड़की नहीं है, वो मेरी यानी रेयांश सिंघानिया की बीवी है, और इसका मतलब तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ये बात उसने धीमी आवाज में दांत पीसते हुए कही। राजीव जी भी अपनी धीमी आवाज में बोलते हैं, भाई अगर मेरे बेटे को प्यार हुआ तो मैं कोई स्टैंडर्ड नहीं देखने वाला, वो जिसके साथ खुश होगा मैं उसी से उसकी शादी करवाऊंगा। ये सुनकर रेहान का चेहरा खिल उठता है, पर जल्दी से वह नॉर्मल हो जाता है। इस बीच आज मोक्ष काफी चुपचाप बैठे हुए कुछ सोच रहा था, वह कुछ भी नहीं बोलता। इधर खनक और रेयांश के कमरे में इस वक्त सिर्फ रूही थी। नीलिमा जी अपने कमरे में कुछ सामान लेने चली गई थी। जब खनक अपनी शॉल उतारकर साइड में रखती है तो रूही अचानक ही एक्साइटेड होते हुए बोली, ओ भाभी, यह क्या है? खनक जब हल्का सा गर्दन को नीचे करके देखती है तो उसके चेस्ट से साड़ी का पल्ला थोड़ा खिसका हुआ था, जिससे उसके क्लीवेज बहुत हल्के दिखाई दे रहे थे। खनक के गले से लेकर क्लीवेज तक हल्के बाइट के निशान थे, जो इस वक्त थोड़े नीले हो गए थे। रूही की नजरों का पीछा करते हुए अपनी गर्दन नीचे किए हुए खुद को देखने लगी तो वह शर्म से पानी पानी हो गई। उसने जल्दी से अपनी शॉल अपने ऊपर कवर कर दी। रूही अपनी शरारती आवाज से बोली, लगता है कल रात भाई कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो गए। खनक अपनी नजरें नीचे किए हुए शर्माते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं, वह तो मुझे एलर्जी हो गई थी और कुछ नहीं। तभी रूही अपने वही शरारती अंदाज में बोली, भाभी आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, मैं सब समझती हूँ। और यह कहती हुए वह खनक को चिढ़ाने लगी और खनक भी शर्माते हुए उसे चुप कराना लगती है। तभी नीलिमा जी कुछ सामान अपने हाथ में लिए रूम में आए तो दोनों लड़कियां खिलखिला के हंसते हुए बातें कर रही थी। अब नीलिमा जी अपने हाथ में लिए सामान को खनक को देते हुए बोली, बेटा ये कुछ गिफ्ट्स है तुम्हारे लिए और तुम्हारे मायके के लिए, उन्हें दे देना। खनक अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोली, ठीक है, लेकिन चाची जी यह तो बहुत सारा है। तभी नीलिमा जी बोली, बेटा कुछ ज्यादा नहीं है, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, ज्यादा मत सोचो। अब खनक ज्यादा बहस ना करते हुए अपना सिर हाँ में हिला देती है। कुछ ही देर में लगभग सारा पैकिंग हो चुका था, बस खनक ने मॉल से जो सामान खरीदा था उसमें से कुछ बाकी था, वो वही समेट रही थी। तभी रेयांश कमरे में आता है। रेयांश को देखकर अब रूही और नीलिमा जी बेड से खड़े हो जाते हैं। उन लोगों ने लगभग सारा सामान तो समेट लिया था, कुछ थोड़ा थोड़ा सामान बेड पर बिखरा पड़ा था। अब रूही और नीलिमा जी रेयांश के आते ही चुपचाप वहां से निकल गई। अब रेयांश ने खनक को बैक हक करते हुआ पूछा, ये बेड पर तुमने सब बिखेर कर क्यों रखा है? खनक अपने आप को छुड़ाते हुए बोली, बिखेर कर नहीं रखा, मैं सब ठीक से याद रहे इस तरह सेट कर रही हूँ। अपनी नादान बीवी को देखकर अब रेयांश उसको हेल्प करने लगा। तभी उसने खनक के हाथ में वह ब्लैक कलर की साड़ी देखी जैसी नित्या ने पहनी थी। वह खनक के हाथों से वह साड़ी छीनते हुए बोला, तुम इसे अपने साथ नहीं ले जाओगी? खनक अपना मुंह बनाते हुए बोली, क्यों नहीं रख सकती, ये साड़ी मुझे मेरी प्यारी नंद ने दी है, मैं इसे ले रही हूँ। बोलते हुए वह रेयांश के हाथों से वह साड़ी छीनने लगी। लेकिन रेयांश ने अपने हाथ ऊपर कर लिए, जिससे खनक के हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहे थे। वह रेयांश का शर्ट खींचते हुए उसका हाथ नीचे करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, तो उसने अपना हथियार ही यूज करना ठीक समझा। अब उसकी आंखों से झरने की तरह आंसू बहने लगे और जोर जोर से दहाड़े मारने लगी। ये देखकर रेयांश हैरान हो गया। इस वक्त खनक किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही थी। वह रोते हुए बोली, मैं वो साड़ी अपने साथ ले जाऊंगी, मतलब ले जाऊंगी। अगर आपने मना किया तो मैं वापस नहीं आऊंगी, जाओ आप अकेले ही। ये कहते हुए खनक नीचे फर्श पर बैठकर अपने हाथ और पैर बच्चों की तरह हिला रही थी। ये देखकर जल्दी से रेयांश वह साड़ी बेड पर फेंक दी और खनक को उठाते हुए बोला, जान, ये साड़ी मुझसे ज्यादा हो गई जो तुम मुझसे दूर रहने की बात कर रही हो। क्या है इस साड़ी में, मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा अच्छी साड़ियां दिलाऊंगा, इस छोड़ो। तभी खनक भी बच्चों जैसे जिद करते हुए बोली,
आपको क्या प्रॉब्लम है इस साड़ी से? क्या आपको ब्लैक कलर पसंद नहीं है? रेयांश अब उसे समझाते हुए बोला, ऐसा नहीं है जान, बस मैं तो ऐसे ही बोला रहा था। अच्छा ठीक है, तुम ले सकती हो, पर एक शर्त पर। अब खनक ने मुंह बनाते हुए कहा, कैसी शर्त? तभी रेयांश अपनी सिडेक्टिव वॉइस में बोला, अगर आज रात तुम यही साड़ी मेरे लिए पहनोई, वह भी बहुत बोल्ड तरीके से। अब बोलो, शर्त मंजूर है? खनक थोड़ी देर सोचने के बाद जब उसे मामला समझ आता है तो वह रेयांश के हाथ पर मारते हुए बोली, बेशर्म कहीं कि आपको हर वक्त बेशर्मी ही सूझती है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तभी रेयांश उसे पकड़कर अपनी गोद में बिठाए हुए बोला, सोच लो जान, मैंने तो साड़ी पहनने के लिए बोला है, नहीं तो मेरा प्लान कुछ और पहनाने का था। अगर मान गई तो ये साड़ी तुम साथ ले चल सकती हो, नहीं तो जो मैं चाहता हूं वह तो मैं करके रहूंगा। अब खनक ने ज्यादा ना सोचते हुए अपने बेशर्म पति की बात मानना ही सही समझा और हाँ में गर्दन हिला दी। कुछ घंटों के बाद रेयांश ने अपना प्राइवेट जेट रेडी करवा दिया था। अब मोक्ष, रेयांश और खनक सभी को मिलकर निकलने लगे, लेकिन रेयांश के डैड मिलने नहीं आए। अब तीनों ही अपने प्राइवेट जेट से दिल्ली के रवाना हो गए। वही रोनित जी अपने कमरे में बैठे हुए थे। तभी वह लड़की उनके कमरे में अपनी हाई हील्स की टकटिक से अंदर आई और रोनित जी को बैक हक करते हुए बोली, डार्लिंग, मुझे लगता है हमने जो सोचा था वैसा कुछ नहीं हो रहा। आपके बेटे ने तो पहले ही शादी कर ली है, अब हमारे प्लान का क्या होगा? तभी रोनित जी अपने गले से उस लड़की का हाथ हटाते हुए बोले, वह सड़कछाप लड़की बहुत ही जल्द मेरे बेटे की लाइफ से आउट हो जाएगी, तुम फिक्र मत करो, आखिर मैं भी उसका बाप हूं, तुम बस वही करो जो तुम्हें बोला गया है। वहीं दूसरी तरफ कुछ घंटों बाद तीनों ही दिल्ली आ चुके थे और खनक आते ही अनपैकिंग में लग चुकी थी। वैसे तो ये सब सर्वेंट कर सकते हैं, पर खनक को खुद से ये सब अपनी तरह से सेट करना था, इसलिए वह खुद ही अनपैकिंग करने बैठ गई थी। इधर रेयांश भी आने के बाद बाहर निकल चुका था। इस वक्त अतुल और रेयांश एके एंटरप्राइज की ऑफिस में कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे थे। इस वक्त यहाँ अनुराग कौशिक और उसका बेटा तन्मय कौशिक भी बैठे थे। साथ में कुछ शेयर होल्डर्स, एके एंटरप्राइज के साथ जुड़े हुए पार्टनर्स भी वहां बैठे थे। रेयांश इस वक्त एक हेड चेयर पर बैठा था और उसके बगल वाली साइड की चेयर पर अतुल बैठा था। सभी लोग अपनी अपनी सीट पर थे। तभी अतुल बोला, जैसे कि आप सब जानते हैं, एके एंटरप्राइज के 59% शेयर्स हमारी कंपनी खरीद चुकी है, बाकी के 41% आप सभी शेयर होल्डर के पास है। तो अब बताइए कि आप लोग यह बाकी बचे 41% शेयर्स हमारी कंपनी को देने के लिए तैयार है या फिर हमारे साथ मिलकर काम करना पसंद करेंगे? ये सुनते ही अनुराग कौशिक का खून खोल गया। वो चिल्लाते हुए बोला, रेयांश सिंघानिया, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। तभी रेयांश ने अपनी जलती निगाहों से उसे देखा और सख्त टोन में बोला, चिल्लाना बंद करो, मुझे किसी की भी ऊंची आवाज पसंद नहीं, समझे? ये सब तुम्हें अपने कारनामे करने से पहले सोचना चाहिए था। तभी तन्मय दांत पीसते हुए बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकते रेयांश सिंघानिया। तभी रेयांश एक कड़वी मुस्कान के साथ बोला, मैं ऐसा कर चुका हूं। अब सभी शेयर होल्डर और पार्टनर्स रेयांश का साथ देने के लिए मान जाते हैं। अब अतुल ने सबको जाने के लिए बोल दिया और सब चले गए। अब वहां सिर्फ रेयांश, अतुल, तन्मय और अनुराग थे। अब अनुराग अपनी कड़वी हंसी के साथ कड़वी जुबान से बोला, मुझे बहुत अच्छे से पता है तुमने ये सब क्यों किया। इसलिए ना कि तुम्हारी उस सो कॉल्ड मंगेतर के साथ मेरा बेटा सो रहा था। रेयांश ने जब ये सुना तो वह बहुत जोर जोर से हंसने लगा, जैसे कोई पागल इंसान हंसता है। ये देखकर दोनों बाप बेटा हैरान रह गए। अब रेयांश ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, मिस्टर अनुराग कौशिक, जरा अपना होमवर्क कंप्लीट करो, फिर अपनी चालें चला करो। मैंने तुम्हें वह दिखाया जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। मुझे पता तो बहुत पहले चल गया था कि तुमने मेरी पीठ पीछे वार करना चाहा, मेरी गाड़ी की ब्रेक फेल करवाकर मुझे मारने की कोशिश की थी। जब जान से नहीं मार सके तो तुम मेरी रेपुटेशन पर दाग लगाने का प्लान बनाने लगे, पर यह मत भूलो मैं ऐसे ही एशिया का नंबर बिजनेसमैन नहीं बना, उम्र के साथ साथ दिमाग भी होना चाहिए जो तुम में नहीं है। मैं चाहता तो तुम्हें बहुत आसानी से मार सकता था, लेकिन नहीं, इतनी आसानी से नहीं। तुम्हें तो पहले मैं दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दूंगा। तुमने जो जासूस मेरे पीछे शिमला छोड़ा था उसने तुम्हें वही बताया जो मैंने उसे दिखाया, अब वह मेरी कैद में है। अब जाओ दोनों बाप बेटा, एक कटोरा लेकर भीख मांगो, शायद कोई तरस खाकर तुम लोगों भीख दे दे। नाउ गेट द हेल आउट ऑफ हियर। अतुल, इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो। अब अतुल उठकर खड़ा हुआ और 2 बॉडीगार्ड्स को बुलाया। वह दोनों बॉडीगार्ड दोनों बाप बेटे को पकड़ने ही वाले थे कि तन्मय अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, डोंट टच, हम खुद चले जाएंगे।
ये बोलकर वो अपने डैड को साथ लेकर वहां से निकल गया। उन दोनों के जाने के बाद रेयांश ने अपने ऑर्डर भरे टोन से अतुल को कहा, नजर रखो दोनों बाप बेटे पर, और कुछ भी उल्टा सीधा करने के बारे में सोचे तो पकड़ कर कैद कर लो। अतुल अपना सर झुकाए हुए ही बोला, यस बॉस, लेकिन अब मिस मित्तल का क्या करना है? रेयांश अपनी कोल्ड वॉइस से बोला, शिवांश को मैंने उस पर ऑलरेडी नजर रखने को बोल दिया है, उसकी हर एक अपडेट मुझे मिलती रहती है। अब ये कंपनी हमारी है तो इसका नाम चेंज करने का इंतजाम करो और हाँ एक पार्टी थ्रो करो, सभी बिजनेस एसोसिएट से लेकर सभी टाइप के लोगों को इनवाइट करो। अतुल ने वैसे ही सर झुकाए जवाब दिया, यस बॉस हो जाएगा, लेकिन आप इस कंपनी का नाम चेंज करके क्या नाम रखना चाहते हैं? तभी रेयांश अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे से ही बोला, अब इस कंपनी का नाम आरके एंटरप्राइजेस होगा और इस कंपनी की ओनर मेरी बीवी होगी, तो पेपर्स रेडी करवाओ। अतुल ये सुनकर हैरान था, लेकिन वह भी जानता था कि उसके बॉस कभी भी कहीं भी धमाका करते हैं, उसने बस हाँ बोल दिया। रात के करीब 10 बज रहे थे। खनक ने रेयांश के कहे मुताबिक वह ब्लैक साड़ी पहन ली थी और अब वह घड़ी पर नजर गड़ाए अपने मन में बोली, यह मुझे साड़ी पहनने का बोल अभी तक आए नहीं। तभी गेट से कार की आवाज आई और खनक खड़ी होकर बाहर की तरफ जाते हुए देखने लगी। तभी अतुल और रेयांश अंदर आते हुए दिखाई दिए। अब खनक ने जल्दी से एक सर्वेंट को बोलकर डाइनिंग हॉल में डिनर लगाने को बोल दिया। अब वो आगे जाते हुए रेयांश का ब्लेजर ले लिया और बोली, आप फ्रेश हो जाए, डिनर लग चुका है। और वो अतुल को भी बोल देती है। कुछ ही देर में तीनों डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे थे। तभी खनक धीरे से रेयांश की तरफ गर्दन घुमाकर बोली, सुनिए, मैं सोच रही थी कि मैं कल कुछ देर के लिए बड़े पापा के घर जाकर आऊं, बहुत दिन हो गए, ना ही मैंने उनसे कोई बात की ना ही मिली हूं। ये सुनते ही रेयांश की चम्मच उसके मुंह के पास ही रुक जाती है, उसके चेहरे पर गुस्सा उतर आता है। खनक की बात सुनकर रेयांश के चेहरे पर गुस्सा उतर आता है। वो अपना चम्मच प्लेट में रख देता है। वो अपने कोल्ड ऑरा लिए खनक की तरफ देखता है और अपनी कोल्ड वॉइस में बोलता है, जान कमरे में चलकर बात करते हैं, अभी चुपचाप खाना खाओ। खनक भी अब चुप हो जाती है, उसे आगे कुछ बोलना ठीक नहीं लगता। तीनों ही अपना डिनर खत्म कर चुके थे। अतुल रेयांश से इजाजत लिए वहां से चला जाता है। वही खनक सर्वेंट्स के साथ मिलकर सब समेटने लगती है। तभी रेयांश की एक दहाड़ती आवाज आती है, जान, मैंने इस काम के लिए सर्वेंट्स हायर किए हैं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं करने की। अब ये बोलते हुए वह खनक को अपने गोद में ब्राइडल स्टाइल में उठाकर कमरे में ले जाने लगा। खनक डर की वजह से अपने दोनों हाथ रेयांश के गले में लपेट लेती है। दोनों इस वक्त कमरे में आ चुके थे। रेयांश ने खनक को नीचे उतारा और उसके बदन पर लिपटी शॉल को निकल दिया, जिससे खनक सहम गई। खनक ने इस वक्त पतली स्ट्रिप वाला ब्लाउज पहना था और साड़ी का पल्लू फ्री स्टाइल में रखा था। ब्लाउज काफी डीप था और खनक ने साड़ी का पल्ला थोड़ा नीचे रखा था, जिससे उसकी क्लीवेज शो हो रही थी। यह एक बैकलेस ब्लाउज था जो सिर्फ 2 डोरियों पर ही टिका था। उसकी साड़ी ट्रांसपेरेंट थी, ऊपर से खुले पल्लू रखने की वजह से उसका पेट और कमर साफ दिखाई दे रहे थे। खनक ने आज अपने बाल खुले छोड़ रखे थे और मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी और गले में रेयांश के नाम का मंगलसूत्र। हाथों में सिर्फ एक सोने के सिंपल बैंगल थे। होठों पर लिप बाम और आंखों में काजल, मेकअप के नाम पर बस इतना ही किया था। रेयांश जब खनक को इस तरह देखता है तो अपना गुस्सा भूलकर बस खनक को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगा। खनक इस वक्त बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। रेयांश को अपनी बॉडी में हार्डनेस महसूस होने लगी थी। वो बिना एक पल गवाए खनक को अपने बाहों में भरकर उसके होठों को अपने मुंह में भर लिया और सक करने लगा। खनक के लिए यह अचानक था, वह एक पल वही जमी रही, फिर वह भी रेयांश का साथ देने लगी। खनक का साथ पाकर रेयांश अब और आगे बढ़ने लगा। अब उसके हाथ खनक की खुली कमर को सहला रहे थे। रेयांश ने बहुत जोर से खनक की कमर को दबाया, जिससे खनक का मुंह खुल गया। इसी का फायदा उठाते रेयांश ने अपनी जीभ खनक के मुंह में डाल दी और खनक के मुंह के हर कोने को टेस्ट करने लगा। थोड़ी ही देर में अब खनक को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो वह रेयांश के चेस्ट पर हाथ रखकर धक्का देने लगी। जब रेयांश महसूस करता है कि अब खनक ठीक से सांस नहीं ले पा रही तो उसने धीरे से उसके होठों को छोड़ दिया। अब रेयांश मदहोशी में अपनी हस्की वॉइस में बोला, जान, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तभी खनक अपनी स्वीट वॉइस में बोली, मैं आपकी ही हूं, पर आपने बताया नहीं कि मैं जा सकती हूं शर्मा निवास। यह सुनकर अब रेयांश का सारा रोमांस उतर गया, लेकिन उसने अपने गुस्से को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल किया और अपने ठंडी आवाज में बोला, जान, वहां जितनी तुम्हारी बेइज्जती होनी थी वह हो चुकी, अब मैं आगे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा।
तुम्हें उन लोगों से मिलना ही है ना, तो उसके लिए तुम्हें शर्मा निवास जाने की जरूरत नहीं है, तुम यही मिल लेना उनसे। अब खनक रेयांश को सवालिया नजरों से देखने लगी तो रेयांश फिर से बोला, वो लोग कल आ जाएंगे हमारे घर तुमसे मिलने, लेकिन तुम वहां नहीं जा सकती। अब खनक बिना कोई आनाकानी किए सीधे रेयांश के गाल पर किस कर लिया और बोला, थैंक यू सो मच माय क्यूट हब्बी। खनक के ऐसे सडन रिएक्शन से कुछ सेकंड के लिए रेयांश जम गया, लेकिन अगले ही पल वो खनक को अपनी गोद में उठाए बेड पर ले आया। कुछ ही टाइम में दोनों के कपड़े फर्श पर पड़े थे। दोनों ही एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे। इधर मोक्ष बार बार रिया को कॉल और मैसेज कर रहा था, लेकिन रिया ने एक भी कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही थी। अब उसने फ्रस्ट्रेट होते हुए एक कॉल लगाता है। सामने वाला फोन उठा के बोला, जी बॉस। मोक्ष अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, एक लड़की की तस्वीर तुम्हें सेंड करता हूं, उसकी पूरी डिटेल मुझे कल तक चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकालो। सामने वाला और कोई नहीं, मोक्ष का असिस्टेंट निखिल चौधरी था। अब वो अपने बॉस का ऑर्डर सुनकर तुरंत बोलता है, जी बॉस आप बेफिक्र रहिए, आपको कल तक सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये सुन मोक्ष अब अपना कॉल कट कर देता है और रिया की एक तस्वीर निखिल को सेंड करता है। निखिल जब अपने फोन में नोटिफिकेशन देखता है तो वह ओपन करके देखने लगता है, जिसमें रिया की एक पिक्चर थी, जिसमें वह आइसक्रीम का कोन हाथ में लिए खड़ी थी। उसके नीचे उसका पूरा नाम लिखकर भेजा था। निखिल अब उस तस्वीर को देखकर मन ही मन बोला, ये बॉस को हुआ क्या है, यह इतनी रात को किसी लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बोल रहे हैं, कहीं कोई सीरियस बात तो नहीं है। अब वह अपना सर झटकता है और खुद से ही बोला, चल निखिल अब लग जा काम पर, वरना बॉस की डांट पड़ेगी। ये बोल वह अपना लैपटॉप लेकर अपने बेड पर बैठ गया। इधर खनक रेयांश के सीने से चिपक कर गहरी नींद में सो चुकी थी। रेयांश ने भी खनक को अपनी बाहों में समाये लेटे हुए था। इस वक्त दोनों की बॉडी पर सिवाय ब्लैंकेट के कुछ नहीं था। खनक की गहरी सांसें रेयांश के चेस्ट पर पड़ रही थी, जिससे रेयांश को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। रेयांश इस वक्त सीलिंग को घूर रहा था और वो अपने कुछ पुरानी यादों में गुम हो गया। एक 12 साल का लड़का अपने दादाजी के साथ हॉस्पिटल आया हुआ था। वह जब एक नॉर्मल वार्ड में दाखिल होते हैं तो वहां एक 8 साल की बच्ची बहुत ही ज्यादा रो रही थी। एक नर्स उसे संभाल रही थी। तभी उस लड़के के दादाजी ने डॉक्टर से बात की, क्या इस लड़की को ज्यादा चोट आई है? डॉक्टर अपने प्रोफेशनल आवाज में बोले, नहीं सर, बस कुछ खरोच ही आई है। लेकिन तभी दादाजी गंभीर वॉइस में बोले, लेकिन क्या डॉक्टर? डॉक्टर ने भी अपनी गंभीर आवाज में जवाब दिया, लेकिन उसके माता पिता नहीं बच पाए। दादाजी एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हैं, फिर वही गंभीर और लिए बोलते हैं, तो क्या इसके कोई रिश्तेदार नहीं है? डॉक्टर बोला, जी सर, हमने इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग बस आते ही होंगे। इधर वह 12 साल का लड़का धीरे धीरे उस लड़की के पास जाता है और अपने हाथों से उस लड़की के आंसू साफ करता है और अपनी स्वीट वॉइस में बोलता है, रो मत, स्ट्रॉन्ग बच्चे कभी नहीं रोते, तुम्हें पता है स्ट्रॉन्ग बच्चे हर सिचुएशन में ढल जाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। वह लड़की अब सुबकते हुए बोली, मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़कर चले गए। अब वो लड़का एक लंबी सांस लेता है और वही स्वीट वॉइस में बोलता है, जरा सोचो, तुम ऐसे ही रोती रही तो तुम्हारे मम्मी पापा जहां होंगे उन्हें ये देखकर कितना बुरा लगेगा, वो कितने दुखी होंगे। तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा, वरना वो लोग कभी खुश नहीं होंगे। तभी वो लड़की अपने आंसू पोंछकर बोली, क्या वो मुझे देख रहे हैं? तभी वो लड़का बोला, हाँ वो तुम्हें देख रहे हैं और यह भी देख रहे हैं कि तुम रो रही हो। वो लड़की अपनी आंसू से भरी आंखों को साफ कर बोली, मैं अब नहीं रोऊंगी, स्ट्रांग लड़की बनूंगी। प्रेजेंट टाइम में रेयांश को अपने पास एक हलचल महसूस हुई तो उसने खनक को देखा, जो कि धीरे धीरे नींद में ही उसके ऊपर आ रही थी। ये देखकर रेयांश ने खुद ही खनक को अपने ऊपर कर लिया और वो उसके बालों को सहलाने लगा। कुछ ही देर में उसे भी नींद आ गई और वह भी सो गया। अगली सुबह खनक ने आज नीले रंग की खूबसूरत साड़ी पहनी थी और हमेशा की तरह ही तैयार हुई थी। रेयांश ने भी आज 5 पीस सूट पहना था। तभी खनक रेयांश के पास आए और अपनी स्वीट वॉइस में बोली, वो मैं। तभी रेयांश उसकी तरफ पलट जाता है, क्योंकि रेयांश बालकनी में बाहर खड़ा था तो उसकी सिर्फ पीठ खनक को दिखाई दे रही थी। रेयांश पलटकर खनक को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। खनक रेयांश के सीने से लग जाती है। तभी रेयांश बहुत प्यार से बोला, हाँ जान, बोलो क्या कहना है? अब खनक थोड़ी घबराई आवाज में बोली, वो मैं ये कह रही थी कि बड़े पापा और सब आ रहे हैं, तो क्या मैं उनको लंच के लिए बोल सकती हूँ?
ये सुनकर रेयांश का चेहरा थोड़ा सख्त हो जाता है, लेकिन उसकी प्यारी सी बीवी ने आज पहली बार तो कुछ मांगा था और भला वह मना कैसे कर सकता है। उसने अपने आप को थोड़ा नॉर्मल किया और धीरे से बोला, ये घर जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी तो है, तुम्हें जो ठीक लगे वह करो। खनक अब थोड़ा सीरियस होकर बोली, यह कोई जवाब नहीं हुआ आपका। तभी रेयांश अपनी स्वीट टोन में बोला, जान मैंने हाँ ही बोला है, अब ज्यादा मत सोचो, बस पिछली बार की तरह नहीं होना चाहिए। खनक धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाकर बोली, नहीं होगा, मैं ध्यान रखूंगी। अब दोनों ही डाइनिंग एरिया में आए जहां अतुल पहले ही दोनों का वेट कर रहा था। तीनों ब्रेकफास्ट करने लगे। थोड़ी ही देर में रेयांश और अतुल ऑफिस के लिए निकल गए और अतुल को इंस्ट्रक्ट कर दिया कि वह मिस्टर शर्मा के परिवार को खुद जाके सिंघानिया विला ले आए। इधर मोक्ष अपने केबिन में बैठा था और बहुत बेसब्री से निखिल का वेट कर रहा था। तभी उसके केबिन का डोर कोई नॉक करता है। तभी मोक्ष बोला, कम इन। निखिल केबिन में आता है और एक फाइल मोक्ष के आगे बढ़ा देता है। निखिल अपनी प्रोफेशनल टोन में बोला, बॉस ये फाइल, इसमें मिस रिया माथुर की पूरी इंफॉर्मेशन है और उनके अपार्टमेंट का एड्रेस भी जहां वह रहती है। मोक्ष उसे नॉर्मल टोन में बोलता है, ठीक है। अब वह निखिल को वहां से जाने को बोल देता है। निखिल केबिन से बाहर चला जाता है। अब मोक्ष एक नज़र उस फाइल को देखकर उसे अपने हाथ में उठा लेता है। फाइल खोलते ही रिया की कुछ तस्वीरें थी जो उसकी कॉलेज की थी, जहां वह अपने दोस्तों के साथ थी। उन तस्वीरों में कुछ लड़के भी शामिल थे। जब मोक्ष उन तस्वीरों को देखता है तो वह उन तस्वीरों में से बाकी सारे लोगों की तस्वीरें फाड़कर सिर्फ रिया की तस्वीरें अपने पास रख लेता है। बाकी की सारी तस्वीरें वह डस्टबिन में डाल देता है। अब वह अपने चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन लिए अपने आप से बोला, रिया तुम मुझसे छुप नहीं सकती। अब वो कुछ सोचकर अपनी ऑफिस से बाहर निकल जाता है। इधर खनक अतुल और रेयांश के जाने के बाद किचन में आई। जब वह किचन में आए तो वहां की एक हेड शेफ और बाकी के शेफ और सर्वेंट्स ने उसे ग्रीट किया। अब वह हेड शेफ अपना सिर झुकाए खनक को बड़ी ही पोलाइटली बोली, मैम आपको कुछ चाहिए था तो हमें बोल दिया होता, हम ले आते। अब खनक ने उन्हें बड़ी ही पोलाइट तरीके से जवाब दिया, नहीं आज का लंच मैं खुद बनाऊंगी, आज आप लोग सब रेस्ट करो। और खनक की यह बात सुन सभी के चेहरे पर टेंशन आ गया। अब उन लोगों को अपनी नौकरी खतरे में लग रही थी। 35